जय हिंद। भारत और इजराइल के बीच इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद ही जब यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में बैठक हुई तो भारत ने इजराइल का साथ न देकर फिलिस्तीन का साथ दिया और कहीं ना कहीं एक बीच बचाव का रास्ता करता अपनाया। क्या इससे भारत और इजराइल के रिश्तों पर कोई असर पड़ेंगे और क्या तुर्की इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के देश की मध्यस्थता से फिलिस्तीन और इजराइल में संघर्ष विराम कर पाएगा कि नहीं, इसको समझते हैं हम। यूएनओ में जो भारत के राजदूत हैं टी.एस. त्रिमूर्ति, इन्होंने फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पे कहा है कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोध करते हैं, चाहे वो हमास द्वारा दागा जा रहा रॉकेट क्यों ना हो, उसमें एक भारतीय की भी मृत्यु हो गई है, वो इसका विरोध करता है। साथ ही इजराइल द्वारा जो नागरिकों के ऊपर जो बम्बार्डमेंट में जो उनकी जान जा रही है, भारत उसका भी विरोध करता है। ये इनका स्टेटमेंट था। साथ ही भारत ने वह स्टेटमेंट दिया जो इजराइल को पसंद नहीं है। भारत ने कहा कि भारत वहां दो राष्ट्र देखना चाहता है, इजराइल भी और फिलिस्तीन भी, जबकि इजराइल का कहना है कि हमारा पूरा है और फिलिस्तीन का, खैर फिलिस्तीन इस मैटर पे अब मान गया है कि हमें थोड़ा सा भी दे दो, क्योंकि उनको तो पूरा भगा दिया। दूसरा, भारत ने कहा कि जो जेरूसलम की पुरानी स्थिति है, यानी यूएनओ के हिसाब से जितना इजराइल ने बाद में ऑक्युपाई किया है, वो पुरानी स्थिति को ही भारत वापस स्थापित करना चाहता है। इस हिसाब से भारत, आप कहेंगे तो फिलिस्तीन के ओर में अपना सुझाव दिया है। इवन मोदी जी के नेतन्याहू के साथ इतनी गहरी दोस्ती अक्सर आप पिक्चर्स इनके देखे होंगे, या फिर मोदी जी जब वहां गए थे तो ये सब काफी गहरी दोस्ती देखने को मिली थी। लेकिन जब तक पीएमओ ऑफिस से इनको फोन नहीं जाएगा, वो ये अपने मन से वहां स्टेटमेंट नहीं दे सकते। और इन्होंने ये नहीं कहा है कि हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, इन्होंने स्पष्ट बोला है, वी स्ट्रांगली सपोर्ट फिलिस्तीन। India's strong support to the just Palestinian cause and its unwavering commitment to the two-state solution. I thank you, Mr. President. हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया था और कहा था कि इजराइल को फिलिस्तीन की भूमि लौटा देनी चाहिए। अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री लोग ऐसा स्टेटमेंट क्यों देते हैं और इस कदम पर क्यों जाते हैं, हम इजराइल का साथ क्यों नहीं दे पाते। तो इसकी कुछ मजबूरियां हैं, 3-4 मजबूरी, उसको हम लोग आगे समझते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में अमेरिका जो है पूरी तरह से इजराइल का साथ देता हुआ दिखा, जबकि चाइना इस मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया था। चाइना ने इस मुद्दे को उठाया यूएन की काउंसिल में, जो वर्चुअल मीटिंग थी, ऑनलाइन मीटिंग थी यहाँ पर, लेकिन अमेरिका ने इस मुद्दे को दबा दिया। अमेरिका कह रहा है कि इजराइल को बदला लेने का, अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है, और इधर इजराइल इस इशारे को समझ गया कि मतलब गाजा पट्टी का पूरी तरह से धो डालो। यहाँ पे चाइना को बहुत बुरा लगा। अब चाइना को भी समझना चाहिए कि हम हिंदुस्तान वालों को भी बुरा लगता है जब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन मौलाना मसूद अजहर को आतंकवादी संगठन में घोषित करना चाहती थी, लेकिन चाइना के विरोध की वजह से इसे आतंकवादी संगठन और रेड कॉर्नर नोटिस नहीं जारी कर पाया, जिस वजह से ये लोग पाकिस्तान से इजिली ऑपरेट करते हैं। जब इनके ऊपर आता है तब समझ में आता है कि दूसरे के टांग नहीं लड़ाना चाहिए। फिलिस्तीन और इजराइल के मामले में दुनिया के अलग अलग देशों का अलग अलग रुख है। जो हमारा देखिए, चाइना जो है वो हमास जो आतंकवादी संगठन है, उसे चाइना आतंकवादी संगठन नहीं मानता है, पाकिस्तान नहीं मानता है। खैर ये लोग मानेंगे भी क्यों, लेकिन नॉर्वे भी नहीं मानता है। और रूस का तो अलग ही कहना है। रूस का कहना है कि फिलिस्तीन और इजराइल दोनों को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। रूस का कहना है कि अगर दुनिया का सबसे एडवांस देश जो रक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन एडवांस है, जिसके पास आयरन डोम जैसी टैंक, जहाज, नेवी, एयरफोर्स, हर तरह की सेना है, उसे अगर आत्मरक्षा का अधिकार है तो फिर फिलिस्तीन को भी आत्मरक्षा का अधिकार है। अगर हम हमास की बात नहीं करते हैं, अगर मान के चले ये बात, देखिए ये रूस के हिसाब से इनका कहना है कि अगर हम हमास को हटा दें तो फिर फिलिस्तीन के पास आत्मरक्षा के लिए पत्थर और लाठी के सिवा कुछ नहीं है। तो इस हिसाब से रूस का कहना है कि वो हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मान रहा है। रूस पार्शियली ये कहना चाहता है कि ये लोग मतलब अपने फिलिस्तीन के जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें सबसे आगे कूद रहे हैं तुर्की के प्रधानमंत्री तैयबुल अर्दोगान। इन्होंने इमरजेंसी में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की बैठक बनाई, जिसमें 57 देश है। इनका कहना है कि यूएनओ ने 2018 में एक रिजोल्यूशन पारित किया था, जिसका मतलब होता है कि एक छोटा कानून बनाया था कि जेरूसलम या फिलिस्तीन की रक्षा के लिए एक रक्षा संगठन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक आर्मी संगठन। तो इनका कहना है कि इस्लामिक ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक देशों का, इन 57 देश को मिलकर आपस में एक फौज बनानी चाहिए जो इजराइल पर हमला करने के लिए न हो, बल्कि फिलिस्तीन की रक्षा करने
के लिए हो। अब ये वाला जो एरिया है ये गाजा, ये वाला वेस्टर्न बैंक है और ये वाला गाजा पट्टी है, तो इन्हीं दोनों को मिलाकर फिलिस्तीन बनता है। तो इनका कहना है कि फिलिस्तीन की रक्षा के लिए अब इन्होंने आइडिया दिया तुर्की के कि भैया हम जो तुर्की वाले हैं हम सर्वेलांस रडार दे सकते हैं, हथियार दे सकते हैं, एयरफोर्स दे सकते हैं। ये अरब वाले जो हैं, इस जो संगठन जो आर्मी बनेगी उन्हें ये लोग पेट्रोल फ्यूल वगैरह मुहैया करा सकते हैं, पैसा वगैरह ये लोग के पास बहुत ज़्यादा है। अल जजीरा न्यूज़ चैनल है, इनके लिए मीडिया का काम हो ही जाएगा। अफ्रीकी देश है, देखिए ये 57 देश है, इसमें इतने जितने देश दिख रहे हैं ये वाले, ये सब के सब इस्लामिक कॉरपोरेशन के मेंबर हैं। रूस जो है एब्जॉर्बर है, मतलब इसमें भाग लेता है। तो इनका कहना है कि हम लोग अफ्रीका के देश से सैनिक बुला लेंगे, तो इनके पास सैनिक हो गया, हथियार हो गया, पैसा हो गया, मीडिया हो गया, और पाकिस्तान है ये वो आतंकवादी प्रोवाइड करा देगा। तो इस हिसाब से इनका कहना है कि हम लोग क्या करेंगे और उस आर्मी को यहाँ डिप्लॉय करेंगे जो कि इससे लड़ाई लड़ सके, फिलिस्तीन की रक्षा कर सके। और इसमें खतरनाक कब होगा, अगर तुर्की के पास जो S-400 है वो वेस्टर्न बैंक या गाजा में डिप्लॉय कर देता है, तो फिर इतना कन्फर्म समझिए कि इजराइल का एक भी जहाज नहीं उड़ सकता है, क्योंकि हम लोग खुद ही रूस से S-400 खरीद रहे हैं जो दुनिया के किसी भी हवाई जहाज को 400 किलोमीटर दूर तक मार देता है। तो ये इजराइल के लिए खतरनाक हो लगेगा, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम दिख रही है, क्योंकि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें खुद में आपस में फूट है, क्योंकि तुर्की के खुद के इजराइल के साथ अच्छे संबंध है, बहरीन और कतर के पास भी अच्छे संबंध है, मोरक्को ने भी तुर्की से अच्छा संबंध बना के इससे इजराइल से संबंध बना के रखा है। तो थोड़ा थोड़ा तो इनके में खुद में मतभेद है। कभी कभी इस सिचुएशन को देखकर अजीब सा लगता है। देखिए एक और इजराइल है अकेला देश, इधर पूरा और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई है, इधर केवल एक देश है, इधर 57 देश खड़े हैं सब अकेला उससे, फिर भी इन 57 की हिम्मत नहीं हो रही है। इजराइल की कुल जनसंख्या जो है वो लगभग 90 लाख है, जिसमें 70 लाख के आसपास यहूदी हैं, लेकिन इन 70 लाख से टकराने की हिम्मत 180 करोड़ ये जो इस्लामिक देश के हैं लोग, इन लोग की अभी हिम्मत नहीं हो रही है। देखिए हुआ क्या कि इन यहूदियों ने ना स्कूल की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, जिस वजह से कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा है, और ये लोगों ने शिक्षा को जरूरत नहीं दिया, मदरसे में रह गए लोग यहाँ पर, इस वजह से ये लोग हो गए। तो ये झुंड में आ रहे हैं लोग और वो अकेले चल रहा है, फिर भी इनकी हिम्मत नहीं है लड़ सकने की। ये हम गारंटी देते हैं, कुछ लोगों को जो फिलिस्तीन समर्थक है उन्हें बुरा लगता होगा। और देखिए बात समझिए, इनकी ये क्या सोचते हैं, इनका सोचना है कि पूरा इजराइल को खत्म कर दो, लड़ के इजराइल को मिटा दो। अच्छा भैया आपको अगर मिटाना है तो देखिए, अगर आपको फिलिस्तीन वालों से इतनी ही हमदर्दी है तो भारत से सीखिए। पाकिस्तान में भी अन्य धर्मों पर अत्याचार होता था, जैसे सिख हो गए, जैन हो गए, हिंदू हो गए, पारसी हो गए इत्यादि। तो भारत ने CAA कानून ला दिया कि जो लोग वहाँ से आना चाहते हैं भारत में आ सकते हैं। तो इन लोगों को भी, अगर इस्लामिक कंट्रीज लोगों को बहुत हमदर्दी है फिलिस्तीनियों से, तो आप लोग भी CAA जैसा एक कानून ला दीजिए। वहाँ से जितने फिलिस्तीनी हैं आप कुछ अपने यहाँ रख लीजिए, कोई कतर में रख लीजिए, दुबई में रख लीजिए, बुर्ज खलीफा पे रख दीजिए, आपके पास तो जगह की कमी नहीं है, पैसा की कमी नहीं, रख लीजिए। और यहाँ से जब सारे फिलिस्तीनी चले जाएंगे तो यहाँ केवल आपका दुश्मन बचेगा इजराइल, तो मार दीजिएगा धबाधब मिसाइल, मार पाएंगे नहीं मार पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक अकेला देश इन सब पर भारी पड़ जाएगा, वहां पे नहीं मार सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अभी क्या बहाना मारते हैं पता है, ये जानबूझ के चाहते हैं फिलिस्तीनी वहां मराए सब, क्योंकि उनकी आड़ में ये कहेंगे अरे हम इसलिए नहीं मारते हैं क्योंकि हमारे चचो भूजा न रहते हैं, उन्हों को लग जाएगा। देखिए हमें ये दिख रहा है कि एक जमीन की लड़ाई है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा अगर कोई उठा रहा है तो अमेरिका उठा रहा है। वो तेल को, यहाँ का मिडिल ईस्ट का जितना भी पेट्रोलियम भंडार है उसका पूरी तरह से विदोहन कर रहा है, और इस पेट्रोलियम के आधार पर वो रूस को कमजोर कर रहा है। देखिए रसिया में पेट्रोल पर ही डिपेंड है, रसिया पेट्रोल या फिर हथियार पर डिपेंड है। हथियार के मार्केट में अब रसिया उतना टिका नहीं, तो रसिया सोचता है कि पेट्रोलियम हमारे पास, अगर पेट्रोलियम का दाम बढ़ेगा तो रसिया को फायदा होगा। लेकिन अमेरिका जानता है कि रसिया के पेट्रोल मार्केट को रोकने के लिए मिडिल ईस्ट जरूरी है, इसलिए वो चाहता है कि मिडिल ईस्ट में अगर शांति रहेगी तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर अमेरिका कभी भी शांति स्थापित होने ही नहीं देगा। यहाँ पर हमेशा कभी ISIS होगा, कभी इराक, कभी ये, कभी, ताकि तामझाम यहाँ होते रहे। और इन लोगों को कभी भी अमेरिका रूस के फेवर में जाने नहीं देता है, क्योंकि इन्हें अमेरिका डर दिखाता है इजराइल के माध्यम से। इजराइल कहता है कि भैया अभी हम यहाँ इतने छोटे देश दिख रहे हैं, लेकिन ये मेरा ग्रेटर इजराइल का सपना है, यानी मिस्र को भी ले जाएंगे, सऊदी अरब को, कतर को, इराक को, सीरिया को। ये इसलिए दिखाता है ताकि ये देश डरे रहे और डर के मारे अमेरिका की गुलामी करते रहे। जैसे अमेरिका है जी हजूर, यहाँ पे हम राजा हैं, जी हजूर, यहाँ करते रहे। और
और अगर ये मिडिल ईस्ट के देश गलती से भी रूस के फेवर में जाते हैं ना, तो अमेरिका को कुछ नहीं करना है। अमेरिका एक बार इशारा कर देगा इजराइल को कि तुमको जितना धोना है धो दो, ये धो धा के जमीन कब्जा कर लेगा। इजराइल ऐसा देश है जिसने कहा है कि अभी मेरा सीमा जो मतलब मेरे देश की बाउंड्री फिक्स नहीं है, ये अभी बढ़ रही है, इसे थोड़ा बढ़ा के यहां तक ले आएगा। ये है अमेरिका जिस ISIS को आतंकवादी बोलता था, अमेरिका जिस ISIS के लिए इतना दिन लड़ रहा था, आपने देखा होगा कि वो फुल पावर से अमेरिका नहीं लड़ा, क्योंकि वो खुद चाहता था कि ISIS का मुद्दा लंबा चले, क्योंकि जब तक ISIS आतंकवादी रहेंगे, इन ISIS आतंकवादियों को पैसा कहां से आता है? पेट्रोल से आता है। तो ये पेट्रोल को बेचेंगे और सस्ते दाम पर बेचेंगे, तो रूस पेट्रोल जब सस्ता होगा तो रूस की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। देखिए, ये आतंकवादियों को चढ़ाकर इस आतंकवादी की लड़ाई को लंबा करके पेट्रोल का दाम गिरा रहा है ताकि रूस की अर्थव्यवस्था गिर जाए, और बहुत बुरा असर पड़ा है। और अमेरिका की कंपनी खुद इन आतंकवादियों से $8 प्रति बैरल पेट्रोल खरीदती थी, जो कि अगर ओपन मार्केट में देखेंगे तो ₹3.5 प्रति लीटर। हम लोग ससुरा खरीदे लोग ईमानदारी के रास्ता पे ₹100 लीटर पेट्रोल, ससुरा अमेरिका जो क्रूड ऑयल खरीदता है ₹3.5 लीटर खरीद रहा है, इन्हीं आतंकवादियों की कंपनी से खरीद रहा है। वहां की कंपनी आके इसे खरीदती है। अमेरिका यहाँ ₹3.5 प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदता है और दुनिया के दूसरे देशों में बेच देता है, और अपने पास इतना ज्यादा ये प्रूवन ऑयल रिजर्व रख दिया, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व रखे हुए हैं, जिसके मदद से अगर कभी भी ये मिडिल ईस्ट के देश या खाड़ी देश जहां पर गल्फ कंट्री है जिनके पास पूरी तरह से पेट्रोलियम रिजर्व है, अगर ये लोग कभी भी पेट्रोलियम की सप्लाई रोकते हैं तो इनके पास इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम है कि इन्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और बहुत ही चालाकी से अमेरिका जो है वो इलेक्ट्रिक कारों पर, जैसे टेस्ला सुने होंगे, या फिर वहां सेल गैस की टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रहा है, जिस वजह से धीरे धीरे अमेरिका इन मिडिल ईस्ट के लोगों के ऊपर से पूरी तरह से अपनी डिपेंडेंसी हटा देगा और इनका पेट्रोल पूरी तरह से चूस लेगा। और हम बताते हैं इनका तेल खत्म तो इनका खेल खत्म। ऐसा नहीं है कि इजराइल और फिलिस्तीन हमेशा से दुश्मन ही रहे थे। 1990 के दशक में ये काफी करीब आ गए थे, और इतना हुआ कि यहाँ के लोगों को नोबेल पुरस्कार तक मिला। देखिए, अगर किसी देश में आपसी संबंध स्थापित करना है, शांति स्थापित करना है, तो केवल पड़ोसी ही कर सकते हैं, क्योंकि पड़ोसी आप नहीं बदल सकते। अटल बिहारी वाजपेयी का कहना था, आप दोस्तों को बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, इसलिए हमें पड़ोसी से अच्छा संबंध बना के रखना चाहिए। अब इजराइल जो है, इजराइल का यहाँ जो पड़ोसी है वो मिस्र है, इंग्लिश में इसे इजिप्ट कहते हैं, मिस्र। तो मिस्र जो था, मिस्र और इजराइल में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इजराइल ने मिस्र के कई भागों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन दोनों में शांति स्थापित हुई। इजराइल ने कहा कि हम तुम्हें अब तुम्हारी जमीन लौटा देंगे, बदले में तुम इस बात को स्वीकार करो कि हम भी यहाँ पर एक देश हैं। तो इन दोनों ने स्वीकार किया, और इन समय तक अनवर सादात ये वहां के मिस्र के उस समय शासक थे, मतलब इन्हीं के पास सत्ता थी, लेकिन इनको मरवा दिया गया। अभी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कौन मरवा रहा है इनको। सोचिए, जिस इंसान ने शांति स्थापित किया उस इंसान को एसिसिनेट करके प्रधानमंत्री को मरवा दिया गया। उसके बाद देखिए, जो ये वाला जगह है फिलिस्तीन, फिलिस्तीन में एक संगठन है PLO। अब ये संगठन कह रही है कि देखो भैया, इजराइल से कहा कि देखो तुम भी जियो, हमको भी जीने दो, ठीक है, हम जितना में है हम ही रह जाते हैं, तुम भी खुश रहो। तो यासिर अराफात जो थे, ये नॉर्वे में बैठक हुआ था, ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। तो यासिर अराफात ने इसमें बहुत योगदान किया था। तो फिलिस्तीन के इस नेता की बहुत दुनिया में तारीफ हुई कि अब ये खूनी संघर्ष, मासूमों की जान अब नहीं जाएगी, ना इजराइल से कोई मरेगा ना फिलिस्तीन से कोई मरेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल एक ओर से जान जाती है, इजराइल में भी बहुत लोगों की जान जाती है, लेकिन यासिर अराफात को पोलोनियम नामक जहर देकर मार दिया गया। ये कौन मरवा रहा है अभी आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। इसके बाद देखिए, इजराइल के एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था जितिन रोबिन। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने कहा था कि देखिए, हम इजराइल वाले, हमें रहने के लिए जमीन मिला, हम बहुत खुश हैं। हम ये भी चाहते हैं कि फिलिस्तीन वाले भी खुशी खुशी रहे, तो हम दोनों आपस में समझौता कर लेते कि ये तुम्हारा एरिया, ये हमारा एरिया। उन्होंने एरिया को डिसाइड कर दिया। ये भी इतने बेहतरीन प्रधानमंत्री थे रोबिन, इनको भी मार दिया गया। सोचिए, इजराइल के प्रधानमंत्री जिसके ऊपर एक बम नहीं गिर पाता है, देश का नागरिक सुरक्षित है, उसके प्रधानमंत्री को मार दिया। ये तीनों लोगों को मरवा दिया गया। आप जान के ताज्जुब करेंगे, तीनों को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब कौन मरवाया? देखिए, अगर यहां शांति स्थापित हो गई तो डर खत्म हो जाएगा, लोगों को डर खत्म हो जाएगा, युद्ध नहीं होगा, तो हथियार कौन खरीदेगा? हथियार का मार्केट चौपट होगा। अब आप बताइए, हथियार का सबसे बड़ा व्यापारी कौन है? अब आपको तो समझ में ही आ गया होगा कि लड़ाई असल में पर्दे के सामने चल रही है, जिसे हम और आप देख रहे हैं, और लड़ाई कोई और लगा रहा है। अब होशियार है, समझ सकते हैं लोग। अब भाई कुछ गाइडलाइंस होती है, हम लोग हर बात को खुल के नहीं बता सकते, लेकिन आप समझिए, अंधेरा खत्म तो टॉर्च बंद हो जाएगा बिकना। उसी तरह अगर युद्ध खत्म तो हथियार के सौदागर लोग का व्यापार चौपट हो जाएगा। इतने बेहतर
बेहतरीन लोगों को, अब सोचिए इतने पास आ गए थे ये दो दोस्त, जब आपस में ये गले मिलते थे, यहाँ के लोग वहां जाते थे यहाँ, लेकिन धीरे धीरे इसमें नफरत घुलता गया और आज स्थिति ऐसी आ गई है कि अब इजराइल और फिलिस्तीन में दूर दूर तक कभी दोस्ती की उम्मीद नहीं दिख रही है। देखिए, इजराइल ने हमारा हमेशा साथ दिया है। कारगिल की लड़ाई में जब जीपीएस टेक्नोलॉजी बंद कर दी गई थी तो हाई प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल जो हमें भारत को इजराइल ने ही सप्लाई दिया था। इजराइल ने ही अपना हेरॉन ड्रोन दिया है। इजराइल हमें कई टाइप के स्पाइक बॉम्ब वगैरह को प्रोवाइड करता है। हमारे रडार सिस्टम को बनाने में इजराइल बहुत मदद करता है, खास करके डिफेंस सेक्टर में इजराइल बहुत मदद करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल अगर मदद नहीं करता तो हम कारगिल लड़ाई नहीं जीत सकते थे, या इजराइल से बड़ा हमारा साथी नहीं है। हाँ, इजराइल जरूर है कि वो इस युद्ध के माहौल में भी भारत की मदद कर रहा है, लेकिन कारगिल की लड़ाई में उसने बहुत मदद किया था जिसे हम नहीं भूल सकते। लेकिन हमारे अन्य भी दोस्त हैं, जैसे फ्रांस है, रूस है, अमेरिका ने भी बहुत इस हद तक साथ दिया। लेकिन ऐसी हमारी क्या मजबूरी बन रही है जो हम चाह के भी इजराइल का साथ नहीं दे सकते? इसको समझिए। देखिए, हमें जेनेवा कन्वेंशन को भी फॉलो करना है, इंटरनेशनल कोर्ट को भी देखना है, यूएन को भी देखना है। अब कई लोगों में क्या होता है ना, इजराइल फिलिस्तीन में झगड़ा हो रहा है ना, बस इन्हीं दो दोस्त को देख रहे हैं कि ना हम इजराइल के साथ कुछ कर रहे हैं, हम फिलिस्तीन के साथ जो इन साथ कर रहे हैं, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भैया इसके अलावे भी दुनिया में अन्य देश है, डिप्लोमेटिक कूटनीतिक असर पड़ता है इसका भी। तो देखिए, इजराइल के साथ हम क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इजराइल वहां पर था नहीं, पहले फिलिस्तीन था, वहां यहूदी लोग रहते थे। देखिए, यहूदी लोग के रहने का मतलब ये नहीं कि वहां देश हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कहीं भारतीय रहते हैं तो ऐसा नहीं कह सकते कि उस जगह को आप हिंदुस्तान घोषित कर देंगे। वहां यहूदी रहते थे। एक्चुअली में यहूदियों को ही नहीं पता था कि उनका देश कोई इजराइल हो सकता है। उन्होंने तो 48 में इसका कंसेप्ट लेके आए। जैसे पाकिस्तान कोई देश था क्या? नहीं था। अचानक द्विराष्ट्र की मांग उठी, जिन्ना आए, चौधरी रहमत अली आए, अलग अलग लोग आए। अचानक 1940 के बाद तूल पकड़ने लगा, एगो नया देश का उदय हो गया पाकिस्तान। कंसेप्ट पहले से नहीं था। उसी तरह इन लोग की एक विचारधारा थी कि हमें एक देश बनाना है, लेकिन इजराइल नहीं था, वहां यहूदी थे लोग यहाँ पर। तो एक्चुअली में बाई पेपर अगर देखेंगे तो फिलिस्तीन तो यहाँ पे पेपर के हिसाब से था। तो अगर हम इसको मान लेते हैं कि नहीं, फिलिस्तीन की कब्जा की गई जमीन पर इजराइल का अधिकार है, तो इंटरनेशनल कोर्ट में हम फंस जाएंगे। और फंसाएगा ये हमारा ये चचा, कहेगा कि जब कब्जा किया जमीन इजराइल का हो सकता है तो पीओके कब्जा किया हुआ पाकिस्तान का है तो ये हमारा हो गया। तो चाइना उधर से कहेगा कि अक्साई चीन हमारा है, हमारा हो गया। तो भारत के कुल क्षेत्र कश्मीर का 10% अक्साई चीन है, 30% पीओके है। अब इंटरनेशनल कोर्ट में हम लोग फंस जाएंगे लोग। इस हिसाब से अगर हमने समर्थन कर दिया इजराइल का, तो जिंदगी में कभी भी हम लोग तिब्बत का समर्थन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर इंटरनेशनल कोर्ट और जेनेवा वगैरह कन्वेंशन में हम लोग को चाइना फंसा देगा। कहेगा कि जब इजराइल ने कब्जा किया तो आपने उसका समर्थन किया क्योंकि वो आपका दोस्त था, और जब हमने तिब्बत पर कब्जा किया 1959 में तो आप हमारा क्यों विरोध कर रहे हैं? इसका मतलब आप फायदा देख के विरोध कर रहे हैं और घाटा देख के कर रहे हैं। आपका अपना कोई सिद्धांत नहीं है, तो हम इस हिसाब से फंस जाएंगे। इसके अलावा चाइना जो है वो दक्षिणी चीन सागर पर कब्जा करना चाहता है, तो भारत कभी भी इसका विरोध नहीं कर पाएगा इंटरनेशनल कोर्ट में, क्योंकि भारत खुद इजराइल का अगर समर्थन कर देता है कब्जा किए गए जमीन पर, तो हम वहां पे फंस जाएंगे। दक्षिणी चीन सागर पूरी तरह से ले जाएगा, और यहां भी जमीन की लड़ाई नहीं, दक्षिणी चीन सागर के अंदर बहुत बड़े मात्रा में पेट्रोलियम है, और यहां पर चाइना जो है वो एक बहुत ही पुराना नक्शा को फॉलो करता है जिसका नाम है 9 डैश लाइन। तो चाइना कहता है 9 डैश लाइन के अंदर के सारे द्वीप हमारे हैं। तो यहां चाइना को बहुत फायदा हो जाएगा भारत के स्टैंड की वजह से, और जापान नाराज हो जाएगा हमसे, क्योंकि इन द्वीपों पर जापान का भी इधर से विवाद चलता है। तो चाइना और ऑटोमेटिक कर लेगा। अब भारत को जापान बुलाएगा तो भारत वहां पे भी फंस चुका रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो हम इजराइल का साथ नहीं देते हैं वो है यूएनओ। यूएनओ में हमें सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता चाहिए, ताकि हमें भी वीटो पावर मिल सके। चाइना, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस की तरह जिन्हें 5 देशों के पास अस्थायी सदस्य हैं, जिन्हें वीटो पावर है कि वो किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं, हमारे पास नहीं है। तो हम ये प्रस्ताव को चाहते हैं, लेकिन ये हमें कब मिलेगा? जब यूएनओ के 193 देश में से 2/3 लोग हमारे साथ हो। 2/3 का मतलब कम से कम 130 लोग हमारे साथ हो सकते हैं। अब देखिए, हमें इन 130 लोगों का समर्थन जुटाना है। तो अगर हम इजराइल को खुश रखेंगे तो हमसे जो इस्लामिक कॉरपोरेशन के 57 देश है वो हमसे खिलाफ निकल जाएंगे। तो 193 में से अगर 57 निकल गए तो टोटल बच गए सब 136, क्योंकि अगर ये OIC वाले अगर अलग हो गए तो केवल बच गए 136। तो क्या लगता है कि दुनिया के 136 देश में से 130 हमको दे ही देंगे सब? तो यही सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन भारत इन सारी चीजों को इजराइल को समझाता है कि देख भैया, हमसे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। भारत के लोग इजराइल को फेवर करते हैं, सेना इजराइल का बहुत हथियार यूज करती है, हमारी विदेश नीतियां होती है, लेकिन हमने हर एक बात इजराइल के सामने अवगत कराया है कि भैया हम कूटनीतिक रूप से फंसे हुए हैं, हम डायरेक्टली खुल के तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। और भी बहुत से वजह
है। व्यापार को देखिए, अगर हम इजराइल के व्यापार को देखें, ओवरऑल देखना चाहिए रिलेशन। ऐसा नहीं है कि इजराइल नहीं हमें सब कुछ हथियार दिया है, भैया इजराइल से ज्यादा हमारे लिए फ्रांस ने राफाल दिया है, रूस ने दिया है, ऐसा नहीं। अभी अमेरिका उससे ज्यादा भी हमारे पास आ रहा है। लेकिन अगर आप व्यापार देखेंगे तो इजराइल के साथ इंडिया का टोटल व्यापार का केवल 1% व्यापार होता है, जबकि अरब देशों के साथ हमारा 18% का होता है। तो 1% को खुश रखने के लिए हम 18% गंवा दें, ऐसा तो कोई बेवकूफी भारत में अभी के वक्त में कोई करने वाला नहीं है। इजराइल से हमें हथियार मिलते हैं, जरूरी है, बात अलग है, हमें कहीं और से भी मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि इजराइल हमें हथियार नहीं देगा, इजराइल भी हमारी मजबूरी समझता है। लेकिन अगर अरब देश को देखेंगे तो फिर पेट्रोलियम हमारा चल जाएगा, व्यापार चल जाएगा चौपट, क्योंकि उनको कुछ बनाने आता नहीं है, सीधे भारत से खरीदते हैं। साथ ही हम लोग को वहां पे 55 लाख लोगों को वहां पे रोजगार मिला है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो इतनी बड़ी चीजों को हम दांव पे नहीं लगाएंगे, इसलिए भारत खुलकर इजराइल के साथ नहीं आ रहा है। एक और स्ट्रेटेजिक महत्व है कि भारत अगर मुस्लिम देशों के साथ अच्छा संबंध बना के रखता है तो मुस्लिम देश इस बवासीर का साथ नहीं देते हैं। अक्सर अभी आप देखे होंगे कि अरब वगैरह देश ने इनको लोन नहीं दिया, लोन का पैसा वापस मांगने लगा है। तो ये भारत का दबाव है जो काम कर रहा है, वरना ये लोग अगर पाकिस्तान के फेवर में चले जाएंगे तो इनको संजीवनी बूटी मिल जाएगा, क्योंकि ये अगर कचड़ा भी दे दे तो इनके लिए वो जन्नत हो जाएगा। ये लोग अपना डेवलपमेंट कर जाएगा और पाकिस्तान की फौज को हथियार मिल जाएगा उन्हीं पैसों से। तो हमारे दबाव की वजह से हम लोग इन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जो देश हैं इन्हें हम कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं फिलिस्तीन के मुद्दे पर, लेकिन आप भी हमारे आंतरिक मामले को। तो ये लोग भी कहते हैं कि जब भारत कश्मीर के मुद्दे पे आप देखिए इन्होंने सीधे पल्ला झाड़ दिया। ये तो गया था यहाँ का प्रधानमंत्री गए थे वहां तो पानी उन्हीं के लिए भी नहीं पूछे थे इनको। साथ ही हमें अपने पड़ोसी देश चाइना को भी देखना है। चाइना क्या चाहता है? चाइना चाह रहा है कि वो अपने यहाँ वीगर मुसलमानों पर जुल्म करता है। तो इस वजह से एशिया में जो मुस्लिम देश हैं वो भारत को एक अच्छे नजर से देखते हैं। तो चाइना इस चीज को सुधार करने के लिए मुस्लिम देशों को खुश करना चाहता है और इसी को खुश करने के लिए वो इजराइल पर दबाव बना रहा है, जबकि दुनिया के किसी का भी दबाव इजराइल पर काम नहीं करेगा। तो भारत को चाइना को भी काउंटर करना है, क्योंकि चाइना जो है वीगर मुसलमानों पर जुल्म करता है, अमेरिका वो मुद्दा उठा देता है। अभी क्या है कि अमेरिका के इशारे पर फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है तो चाइना ये मुद्दा उठा रहा है। तो भैया ऐसा ना हो कि इजराइल के चक्कर में चाइना जो है मुस्लिम देशों के साथ हीरो बन जाए, तो फिर हम लोग तो एशिया में पीछे रह जाएंगे। रही बात इजराइल की समर्थन करने की, तो हम इजराइल का समर्थन करें कैसे? उसको समर्थन की जरूरत है हमारे, किस चीज में हम इजराइल से आगे हैं? थोड़ा सा आप खुद से सोच के देखिए। क्या हमारी वैक्सीनेशन इजराइल से पहले, सबसे पहले कोरोना फ्री हो गया? क्या हम टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल से आगे हैं, जो उसको टेक्नोलॉजी देंगे लो ले लो यहाँ पे? क्या हम लोग तो इजराइल के यहाँ से कृषि सीख क्या है? ड्रॉप फार्मिंग, जैविक खेती। क्या हमारे पास आयरन डोम है? हमारे पास बहुत उन्नत किस्म के जहाज है। हम इजराइल को चाह के भी क्या दे सकते हैं आप बताइए? खूब से खूब देंगे तो मंच से बोल देंगे मोदी जी हम इजराइल के साथ हैं। इसका कितना बड़ा कीमत चुकाना पड़ गया आपको बता दिए। देखिए, एक आम आदमी को बहस करना बहुत इजी होता है कि हम इजराइल के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन जब आप यूपीएससी के मेंस लिखने बैठिएगा और अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटी है तो पॉलिटी के साथ साथ आपको इंटरनेशनल रिलेशन रखना ही पड़ेगा। फिर वहां आपको हर एस्पेक्ट्स में जवाब देने पड़ेंगे कि इसका हमारा तुर्की के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को देख के रखना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। अभी इंडिया में कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों के दबाव में आके भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये गलत है। देखिए कैसे बताते हैं आपको, 2 एग्जाम्पल देते हैं। मुसलमानों का भारत सरकार पर कोई दबाव नहीं बन पाता है, क्योंकि अगर दबाव बनता तो जितना चिल्लाया था इन लोगों ने सीएए को लेकर, भयानक रैली हुई थी हिंदुस्तान के कोना कोना तक लेके, शाहीन बाग का मामला था, दिल्ली में दंगे फसाद तक हो गए थे। क्या सरकार सीएए वापस ले ली? एनआरसी ले ली? नहीं ले ली। ये दिखाता है कि इनका दबाव, मुसलमान लोग का दबाव नहीं काम करता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं इंटरनेशनल पे तो दबाव काम करता है, ये भी गलत है। दूसरे एग्जाम्पल से समझिए, इजराइल का जो वर्तमान विवाद चल रहा है ये विवाद जमीन के लिए है, मेनली धर्म के लिए नहीं है। इसे जानबूझ के धर्म से जोड़ा जा रहा है, जबकि वो केवल जमीन की लड़ाई। लेकिन जो फ्रांस के साथ हो रहा है वो तो केवल और केवल धार्मिक मामला है कि मोहम्मद साहब के जो कार्टून बनाया उस वजह से पूरा दुनिया फ्रांस, मुस्लिम देश फ्रांस के खिलाफ हो गए। तो उस समय अगर भारत पे अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं भारत मुसलमानों के दबाव में आ गया, तो उस समय अगर दबाव में आया तो उस समय भी अभी भी दबाव है। लेकिन भारत सरकार ने वहां पर फोन तक किया फ्रांस को कि हम आपके साथ खड़े हैं। काउंटर पार्ट यहाँ पे रक्षा मंत्री से लेकर सबकी बात हुई, तो यहाँ कहाँ इनका दबाव काम किया? वहां इजराइल के साथ किसी का दबाव नहीं है। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भारत में कोई जाति, कोई धर्म विशेष के लोग हमारी विदेश नीतियों को इस तरह से प्रभावित कर देंगे। ये ऐसे अब भाई, अब जहाँ कुछ बोलने का मन कर रहा है तो कुछ बोल दीजिए, वो अलग मैटर होता है। लेकिन
एक डिप्लोमेटिक तरीके से जिसे विश्व पर आपको पटल पर रखना है, एक तो पढ़ा लिखा लोग का आंसर थोड़ा अलग होना चाहिए। आप फिलिस्तीनियों की भावना को समझिए, उनके साथ क्या बीत रहा है। वो 100% पे थे 1947 से पहले, अभी 12% से भी नीचे घट गए हैं। ये जो दांत चियार रही है ना, ये बहुत खतरनाक है बुढ़िया। इस ससुरी सब क्या क्या लंदन में बैठ के करते हैं सर, आप थोड़ा समझिए। हम अखंड भारत थे, म्यांमार से शुरू होकर अफगानिस्तान तक जाते थे। इन लोगों ने जो बहुत होशियार बन रहा है सर, अभी तो इंग्लैंड का नाम ही नहीं आ रहा है, शांति से बैठा है लंदन ब्रिज पे बैठ के ससुरा समुंदर के किनारे, क्या क्या तांडव मचा के गए सर। पूरी एशिया की बर्बादी इन्हीं सब की देन है। 1876 में अफगानिस्तान अलग कर दिए सब हमसे, 1904 में नेपाल तोड़ दिया सब, 1906 में भूटान तोड़ दिया सब, 1907 में तिब्बत तोड़ दिया सब। शंकर जी का जो कैलाश पर्वत मानसरोवर चल गया तिब्बत में, चाइना कब्जा कर लिया। का शंकर जी उधर थोड़े थे, हमारे अखंड भारत में थे वहां पे। 1935 में श्रीलंका तोड़ दिया सब, 35 के नियम के तहत ही 37 में म्यांमार को तोड़ दिया सब, 47 में पाकिस्तान चल गया, 1972 में बांग्लादेश हो गया। हम लोग सिमट के रह गई है। तो जो सेंटिमेंट्स हमारे साथ है वही इनके साथ है। हम हिंदुस्तानी नहीं चाहते हैं कि हमारा अखंड भारत हो जाए, तो वही है। इस ससुरे लोग पर्दा के पीछे देखिए, इन लोग का एक ही उद्देश्य है, दुनिया में अशांति रहो। जब तक मार होगा तब तक दबंग लोग की बहुत भलाई होगी। इन लोग का हथियार बिकेगा, आपस में लड़ा जड़ा के एगो कहेगा कि तू अमेरिका के फेवर में चल जाएगा, ब्रिटेन के फेवर में चल जाएगा, दोनों में बंदरबाट हो जाएगा। यहाँ फिलिस्तीन की भी बहुत बड़ी गलती है। देखिए, फिलिस्तीन वाले लोगों ने अपनी जमीन यहूदियों को बेची थी, तो भैया जब बेचे थे तो अभी का लात नहीं खाओगे वहां पे। दूसरा हमास जो है इंटरनेशनल, देखिए इजराइल कभी भी डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, लेकिन इजराइल बहुत होशियार है। ऐसा जगह पहुंचेगा कि आप उद्विदा का हमला करेंगे, जहां हमला करेंगे हमास, तो ऐसा पूछेगा कि पानी नहीं मांगेंगे। देख रहे हैं ना, दौड़ा दौड़ा मार रहा है। अल जजीरा का बिल्डिंग उड़ा दिया, वहां पे तो एक होटल था उसको उड़ा दिया, वहां पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स को तहस नहस कर दिया। और ये अच्छे से मारता है, डर पैदा कर करके मारता है। इसका काम क्या है, आपको उकसाएगा, यहाँ पर फिलिस्तीन के लोगों को उकसाएगा, और हमला करने से पहले ना बोल देता है कि हम 2 घंटा बाद हमला करेंगे। अब जरा आप अपने दिमाग से सोचिए, अगर कह दीजिएगा कि हम इस बिल्डिंग में 2 घंटे बाद हमला करेंगे, बाकी लोग खाली हो जाओ, तो क्या हमास के आतंकवादी बैठेंगे सर? अरे यार तुम लोग जाओ, लोग हमको मरने दो, 2 घंटा बाद मिसाइल गिरे। अरे वो भी भाग जाते हैं, सब भाग जाते हैं सब। खुद अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ये मामला लंबा चले ताकि अरब देश हमसे दहशत में रहे यहाँ पे। लेकिन इन लोग को क्या समझ में आता है? इन लोगों ने जो यूएनओ की बात को इग्नोर किया था, यूएनओ इन लोग को यहाँ पर जमीन दिया था 1947 में, इन लोग को जमीन दिया था, लेकिन इन लोग को लगा कि ना हमारा पूरा फिलिस्तीन चाहिए, ले लो पूरा फिलिस्तीनियों से भगा देगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि फिलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है, इंसानियत कहाँ गई? भैया इंसानियत अफगानिस्तान में कहाँ गई थी, जहाँ महात्मा बुद्ध की इतनी बड़ी मूर्ति को तोड़कर तालिबान वालों ने खाली कर दिया था, वहां इंसानियत नहीं दिखा था। लोग कह रहे हैं कि इजराइल के हमले में मासूम लोगों की भी जान जा रही है। 9/11 का जब हमला अमेरिका में हुआ था ना, तो इस बिल्डिंग में ड्यूटी कर रहे बेचारे लोगों की कोई गलती नहीं थी, उन लोगों की भी यहाँ पे कोई गलती नहीं थी। और जो लोग कहते हैं मासूम जल रहे हैं, जब हमास रॉकेट मारता है ना, तो उसके रॉकेट में कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं रहता है, कहाँ जाके गिरेगा ये हमास को भी नहीं पता है। और अगर आयरन डोम इजराइल के पास नहीं रहता ना, तो इजराइल आज के समय में उसकी जनसंख्या आधी कर दिए रहते सब ये हमास वाले। तो अजीब बात करते हैं, युद्ध में इंसानियत देखेंगे। बहुत इंसानियत देखना है तो बोलिए ना अजरबैजान को कि नागोर्नो कराबाख से वापस आ जाए। अभी हाथ छोड़िए ना, नागोर्नो कराबाख को जीतने के बाद अभी और ये आर्मेनिया का जगह कब्जा कर लिया है, तो यहाँ तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अजरबैजान आपके ग्रुप का है। तो आप एक स्टैंड पे रहिए। अगर इंसानियत देखना है तो केवल फिलिस्तीन में नहीं, पूरी दुनिया में देखिए, और नहीं देखना है तो फिर आप भी कुछ आइए। और इजराइल जो है विरोधी लोग को तो उठने ही नहीं देता है। फिलिस्तीन का 2 हिस्सा, यहाँ पर जो है गाजा पट्टी, ये है वेस्टर्न बैंक। वेस्टर्न बैंक में तो शांति रहती है, यहाँ युद्ध वगैरह नहीं होता, ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से मतलब पॉलिटिकली मांग करते हैं। यहाँ पर हमास है, बहुत खतरनाक आतंकवादी संगठन है। और सीरिया में यहाँ गोलान की पहाड़ियां हैं। इस सीरिया की इस गोलान पहाड़ी के पास पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद नाम का एक आतंकवादी संगठन, इस ससुरा आजकल इधर से बम मार रहा था और ये हमास वाले इधर से मार रहे थे सर। इजराइल को ये सब खिलौना समझा था सर। इजराइल मारा इसको भी उधिया दिया और इजराइल मारा इसको भी उधिया दिया। इजराइल ने दोनों ओर से उधिया के साफ कर दिया। अब बेंयामीन नेतन्याहू कह रहे हैं कि अभी ये धोआई अभी लंबा चलने वाला है। अब भाई फिलिस्तीन और इजराइल का मामला समझ में आ गया। इसमें मेन समस्या ये है कि फिलिस्तीन में जो लोग मार करना चाहते हैं उनका कहना है कि पूरा इजराइल मिटा के हम फिलिस्तीन लेंगे, जो भी गलत बात है। और इजराइल में भी जो बहुत ज़्यादा मतलब उग्र विचारधारा के लोग हैं उनका कहना है कि नहीं, पूरा फिलिस्तीन मिटा के हम पूरा इजराइल बनाएंगे। दोनों गलत है। भारत की जो प्रस्ताव है वो सही है कि हम 2 राष्ट्रों की मांग करते हैं। हमारे मोदी जी भी ऐसे बेवकूफ़ नहीं है जो ऐसे कह देंगे इजराइल का साथ छोड़ देंगे। तो आप समझिए, हमारी सरकार जो डिसीजन लेती है सोच समझ के लेती है। आप समझे होंगे कि हमारी क्या क्या मजबूरी है। हम अपनी 10
घाटा सह के किसी एक को नहीं खुश रख सकते। देहात में कहावत कहा जाता है, गज पाने के चक्कर में पूरा थान नहीं खो देना चाहिए। आपको